नमस्कार साथियों। पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वॉर होता है, उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर होता है। अब दुनिया में वॉर का एक तीसरा फ्रंट खुलने जा रहा है भारत के बिल्कुल पड़ोस में, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। आप देख सकते हैं वाटर वॉर, पानी के लिए संग्राम छिड़ गया है। ट्रूप्स ऑफ ईरान एंड तालिबान फाइट नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में ईरान और तालिबान के लड़ाके आपस में भिड़ गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है बॉर्डर पर लड़े हैं, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है कि ईरान के सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर चले गए हों, या हो सकता है कि तालिबान के लड़ाके पेट्रोलिंग करते हुए अफगानिस्तान से बाहर ईरान के बॉर्डर पर चले गए हों और उन दोनों के बीच में कुछ हाथापाई हो गई हो। लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा भारत चीन के बीच में होता है, भारत और चाइना के बीच में एक ट्रीटी है कि बॉर्डर पर जब हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे तो हम अपने साथ हथियार नहीं रखेंगे। आमतौर पर छोटे मोटे लाठी डंडे इत्यादि यही सारी चीजें रखते हैं। आमतौर पर हमारे सैनिक हथियार नहीं रखते हैं, ठीक है, गन बंदूकें नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर बंदूकें रखी जाती हैं तो कभी कोई सैनिक एग्रेशन में आकर के गोली चला देगा और इससे बैटल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां पर दरअसल ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ है, बहुत ही बड़ी तादाद में गोलियां चली हैं, हैवी गनफायर यहां पर हुआ घंटों तक, ठीक है। और बताया जाता है कि तालिबान ने इसमें एग्रेशन दिखाया, ईरानियन सोल्जर्स के ऊपर जो है सैकड़ों गोलियां दाग दी। उसके बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया और इस पूरे के पूरे जो गनफायर यहां पर हुआ है, जो ह्यूज गनफायर यहां पर हुआ है, इसमें 3 सैनिक शहीद हो गए हैं, जिसमें से 2 ईरान के थे और एक तालिबान का लड़ाका था। आप देख सकते हैं 3 किल्ड इन बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन ईरानियन फोर्सेज एंड तालिबान। तो अब यहां पर स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि लगातार आप देख सकते हैं ईरान ने अपनी बहुत बड़ी तादाद में सोल्जर्स को अपनी इस बॉर्डर की ओर, देखो ये अफगानिस्तान और ईरान के बीच में बॉर्डर लगता है, ये वाला इलाका, ठीक है। अब इस बॉर्डर के पास ईरान ने बहुत बड़ी तादाद में अपने बैटल इक्विपमेंट्स को, अपने टैंक्स इत्यादि को, ठीक है, सब कुछ को यहां पर भेजना शुरू कर दिया। और अफगानिस्तान ने भी जो है अपने लड़ाकों को यहां, तालिबान के लड़ाकों को यहां भेजना शुरू कर दिया। उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट थे उनको यहां भेजना शुरू कर दिया। अब आप लोग देख सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान के पास भी क्या डिफेंस इक्विपमेंट हैं। अफगानिस्तान के पास तालिबान नाम का आतंकी संगठन, ये तो आपको पता होगा, तालिबान के लड़ाके, ये तो आपको पता होगा। क्या इनके पास कोई डिफेंस इक्विपमेंट है, क्या इनके पास टैंक है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि आपको पता है इससे पहले जब 9/11 का अटैक होता है अमेरिका पर, तो अमेरिका पर अटैक होने के बाद अमेरिका ने इस अफगानिस्तान पर अटैक किया 2001 में। तो 2001 में अटैक किया और हाल ही में 1-1.5-2 साल पहले अमेरिका यहाँ से गया है। और जब वो गया था तो अपने जितने भी हथियार हैं सबको यहीं पर छोड़ के गया। उनको ना तो उसने नष्ट किया, ना ही अपने साथ लेकर के गया। और इस बात की आलोचना भी जो है पूरी दुनिया अमेरिका की करती है कि अफगानिस्तान में आतंकियों का शासन, एक तरह से तालिबान जो कि क्रूर इस्लामिक जमात है, क्या गारंटी है कि जो जो डिफेंस इक्विपमेंट आप वहां पर छोड़ के गए हो, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंक्स को, बहुत ही बड़ी खतरनाक असॉल्ट राइफल्स को जो आप यहां पर छोड़ के गए हो, तो क्या गारंटी है अगर ये अफगानिस्तान की जो तालिबान के लड़ाके इसका मिसयूज भी तो कर सकते हैं। तो यहां पर बताया जाता है कि अमेरिका की कूटनीति है कि अमेरिका को पता है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान की सरकार आती है तो ईरान के साथ इनका बॉर्डर क्लैश हो सकता है उस समय, क्योंकि ईरान अमेरिका का दुश्मन। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका गया तो अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान के लोगों में और पूरी दुनिया में छाप छोड़ना कि तालिबान से अच्छे तो हम ही थे। जब अशरफ गनी की यहां पर सरकार चल रही थी और अमेरिका का उसको सपोर्ट था, उस समय अमेरिका चाहता है कि हमारे लोग तारीफ करें। अगर तालिबान के हाथ में जो है हथियार आ जाते तो यहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिविल वॉर छिड़ जाए और वहां के लोग ऐसा एक्सपेक्ट करें कि तालिबान वाले तो बेकार थे, अमेरिका ही अच्छा था जो इससे पहले आया था। तो यहां पर लगातार इस तरह की स्थिति हो गई। अमेरिका के जो छोड़े हुए हथियार है, जो टैंक है, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनको लेकर अफगानिस्तान की सेना सीधा बॉर्डर की ओर रवाना होने लग गई है और ईरान की भी सेना इस बॉर्डर की ओर रवाना होने लग गई है। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि एक छोटा सा क्लैश, एक छोटा सा बैटल यहां पर हो सकता है, ठीक है, एक स्मॉल स्केल बैटल यहां पर हो सकता है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बैटल आखिर हो क्यों रहा है, क्यों इन दोनों देशों की सेनाओं ने ऐसा किया, अफगानिस्तान के लड़ाकों को ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने जो है इन पर सीधा, ईरानियन सोल्जर्स पर सीधा फायरिंग कर दी। तो ऐसा क्या इन दोनों के बीच में मुद्दा है, सबसे पहले हम उस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो वेस्टर्न मीडिया हमारा है ना, पश्चिमी देशों का मीडिया, वो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे खुशी क्यों मना रहा है भाई, किसी देश पर अगर कहीं पर वॉर हो जाता है तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो रही है। तो आखिर वेस्टर्न वर्ल्ड खुशी क्यों मना रहा है? देखिए, पहली बात, खुशी वो इसलिए मना रहा है क्योंकि ईरान क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित राष्ट्र है। आपको पता होगा FATF ने इसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है ईरान को। और इसके अलावा अमेरिका ने भी इस पर काटसा के तहत बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे। और ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग है, जैसे नॉर्थ कोरिया और म्यांमार पूरी दुनिया में अलग थलग हो रखे हैं, वैसे ईरान भी पूरी दुनिया में अलग थलग है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का यहाँ पर नाम मात्र के बराबर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना अमेरिका का है ना यूरोपियन कंट्रीज़ का है। हाँ, चाइना और इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ईरान पर भी है और अफगानिस्तान पर भी। और आप जानते हैं अफगानिस्तान को तो वहां की जो तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में,
इसको तो दुनिया के किसी देशों ने मान्यता भी नहीं दे रखी है। तो ईरान और अफगानिस्तान में अगर कोई युद्ध होता है तो इससे वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका कोई भी प्रभावित नहीं होगा। सबसे पहली बात उनकी खुशी की है। दूसरी खुशी की बात यह है कि ईरान बहुत बड़ा दुश्मन है अमेरिका का और वेस्टर्न वर्ल्ड का, क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान ने हाल ही में अपने बहुत सारे हथियार रशिया को एक्सपोर्ट किए जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा था और रशिया की इकोनॉमिक हालत लगातार घटती जा रही थी। और एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करता था, आज वो ईरान से इंपोर्ट कर रहा है। ईरान ने बहुत सारे सुसाइड ड्रोन्स इत्यादि और वहाँ की मिसाइलें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया को भेजे थे, जिससे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और वहाँ पर रशिया को सफलता भी मिली है इनके इक्विपमेंट्स की। तो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका खुशी मना रहा है कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम ही वो लोग थे जिन्होंने रशिया को डिफेंस इक्विपमेंट भेजे थे, अब अफगानिस्तान का तालिबान अब तुम्ही को मारने आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे पश्चिमी देशों का ये भी पता चलता है कि वो मानव अधिकार के बारे में जो बातें करते हैं वो रियलिटी से कितना पीछे है, ठीक है। तो अभी इन दोनों देशों के साथ इनके हित नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों देश जो है लड़ाई को भड़का भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन भारत के इसके साथ हित जुड़े हैं। आपको बता दूं, भारत के बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट ईरान में भी है और अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान में हमने बहुत सारे डैम बना रखे हैं, हालांकि वहाँ की जो तालिबान सरकार है वो पूरी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि भारत समर्थित है, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो अब का तालिबान है, ठीक है, जो 1996 से 2001 तक जिस तालिबान ने शासन किया था, अब का तालिबान उससे कहीं ज़्यादा आगे अच्छी सोच रखने वाला है। और अब उसने भारत को इनवाइट किया है कि जो जो प्रोजेक्ट आपके हमारे यहाँ पर छूट गए थे उनको आप पूरा करिए, ठीक है। और ईरान में भी आप जानते हैं हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से मिडिल ईस्ट में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ईरान और अफगानिस्तान के बीच में बैटल होता है तो भारत की बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, लेकिन भारत से ज़्यादा परेशानी चीन के लिए है। चाइना ने भी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा निवेश करके रखा है और ईरान में भी उसने बहुत ज़्यादा निवेश किया है। इसलिए चाइना और भारत के लिए एक तरह से थ्रेट है कि हमने जो यहाँ पर पैसा लगा रखा है, अगर इन दोनों के बीच में लार्ज स्केल वॉर हो जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वॉर यहाँ पर हुआ क्यों ऐसी स्थितियां बदल रही हैं और क्यों ये दोनों देश वॉर की तरफ जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा संग्राम हुआ पानी की वजह से। देखिए, अफगानिस्तान में एक नदी है जिसका नाम हेलमंद नदी। आप जानते हैं कि ये वाला इलाका जो आपको दिख रहा होगा ये काबुल है, ठीक है। इस काबुल जो है एकदम हिंदुकुश पर्वतमाला, आपको नाम अगर आपने सुना हो तो इसकी बिल्कुल तलहटी पर ये है और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है हेलमंद नदी। और ये जो हेलमंद नदी है ये इतना बड़ा एक तरह से अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा बहती है, इसका प्रवाह क्षेत्र अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है और अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों तक जो है पानी पहुँचाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। जैसे हमारे देश में गंगा नदी है, पूरे के पूरे आप जानते हैं कि गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इतने सारे राज्यों से जाती है। नॉर्थ जो उत्तर भारत के राज्य हैं यहाँ पर पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। हालांकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ ईरान में कुछ खास नदियाँ यहाँ पर नहीं है। ईरान का अधिकांश इलाका आप जानते हैं डेजर्ट है, इसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान भी है। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी आपको बताया था दरवाज़ा गैस क्रेटर की कहानी, पूरा का पूरा इलाका डेजर्ट है और ये इतना खतरनाक इलाका है कि इसको नरक का दरवाजा यहाँ पर कहा जाता है, दरवाज़ा गैस क्रेटर, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ईरान में क्या है ना, ईरान में कोई खास नदियाँ इत्यादि नहीं है। यहाँ पर जो ईरान है यहाँ पर वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। अब अफगानिस्तान ने क्या कर दिया, अपने यहाँ से आने वाली नदियों का पानी रोकना शुरू कर दिया है, ठीक है। वो ईरान को पानी जाने नहीं दे रहे, उन्होंने बहुत सारी बड़ी तादाद में डैम बना दी है। और आपको बता दो जो हेलमंद नदी है, ठीक है, ईरान पूरी तरह से इस नदी पर निर्भर करता है और अगर अफगानिस्तान इस हेलमंद नदी पर डैम बनाता है और इसके पानी को रोकता है तो ईरान में वाटर क्राइसिस उत्पन्न हो जा रहा है। और इससे पहले आपको बता दूं कि जो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी हैं उन्होंने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया था, आलोचना की थी अफगानिस्तान के तालिबान की कि वो अपना पानी जो हेलमंद नदी है इसका पानी अपने यहाँ पर डैम बना करके रोक रहा है और ईरान की ओर जो है इससे पानी की शॉर्टेज उत्पन्न हो रही है। तो इसको लेकर आलोचना की थी, सिर्फ आलोचना ही की थी कि तालिबान भड़क गया और सीधा इन पर जो है फायरिंग कर दी। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान में जिसका शासन चला, उसने एग्रेशन दिखाया है और अपनी आतंकवादी सोच को कहीं ना कहीं उसने दिखा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तालिबान ने बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ पर देखो ये डैम तालिबान ने नहीं बनाए। तालिबान पहले से जब अफगानिस्तान है, जब 1950s के दौर में है, उस समय के बाद जो है तालिबान में अफगानिस्तान में बहुत सारा विकास क्रम हुआ। वहाँ की जो सरकारें थी उस समय की, जो किंग का वहाँ पर शासन हुआ करता था, उस समय पर बहुत बड़ी तादाद में डैम बनाए थे और वो डैम पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे और बहुत ही बड़े भीमकाय विशालकाय वो डैम हुआ करते थे और उन डैम की इतनी जो है क्षमता थी कि वो बहुत बड़ी तादाद में पानी रोक सकते हैं। खुद मैं अगर आपको बताऊँ तो अफगानिस्तान ने क्या कर रखा है ना,
यहाँ पर एक डैम बना के रखा है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ईरान के बिल्कुल बॉर्डर पर एक डैम बना के रखा है और इसका नाम है कमाल खान डैम, ठीक है। और ये कमाल खान डैम इतना कमाल का है कि अगर इस डैम पर, ठीक है, इस डैम से अगर अफगानिस्तान के पास इतना जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि इस डैम पर अफगानिस्तान पूरी की पूरी हेलमंद नदी का पानी रोक सकता है, एक बूंद भी यहाँ न जाने दे, ऐसी स्थिति अफगानिस्तान ने क्रिएट कर दी है। पूर्व में जितने संधि है, जितने समझौते, सबका उल्लंघन कर दिया है। अफगानिस्तान के किसी भी इलाके में पानी की कमी होती है तो ये लोग सीधा पानी रोक देते हैं, उन इलाकों में पहुंचा देते हैं। और ईरान में क्या पड़ जा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स देखेंगे, ईरान की खुद की सरकार ने ये बात कही है कि 270 सिटीज ऑफ ईरान फेसिंग क्रिटिकल वाटर शॉर्टेज, ठीक है। ये ऑफिशियल डाटा है सरकार का कि ईरान के 270 शहर ऐसे हैं जहां पर बहुत ही भयानक, ठीक है, पानी की कमी है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन वहां पर होगी, क्रिटिकल सिचुएशन वहां पर होगी। और ये सारी सिचुएशन अभी उत्पन्न हुई है। हालांकि इससे पहले भी अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पानी को लेकर विवाद बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ऐसी एग्रेसिव स्थिति पहली बार आई है जब ईरान को बहुत ही बड़ी तादाद में पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। और जो अफगानिस्तान है वो सिर्फ आलोचना करने पर इतना भड़क गया कि बॉर्डर पर सीधा फायरिंग कर दी, जिसमें ईरान के 2 सोल्जर शहीद हो जाते हैं। और बाद में ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने काउंटर फायरिंग की, जिसमें जो है तालिबान का एक लड़ाका मारा गया और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में गोलीबारी हुई है। और अब बैटल टैंक्स, इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वो सारे के सारे बॉर्डर की ओर रवाना करने दोनों देशों ने शुरू कर दिए हैं। और वहां पर उन दोनों के बीच में संग्राम छिड़ गया है, एक दूसरे की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा कर ले और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ले, इस तरह की स्थिति जो है वहां पर उत्पन्न हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है ना। देखिए, जो आपका ये आपको थोड़ा सा मैं इन दोनों देशों के बारे में एक बता दूं कि दोनों देश सैन्य दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान है ना, यहाँ की आबादी बहुत कम है। यहाँ पर की जो आबादी है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 4 करोड़ के आसपास है। और ईरान की जो आबादी है वो लगभग 8 से 9 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 8.5 करोड़ के आसपास है। और ईरान की बात अगर मैं बताऊं तो ईरान ने अपनी फोर्सेस को, अपनी डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, क्योंकि आपको पता है ईरान पहले से ही अमेरिका का विरोधी रहा है। और ईरान पर अटैक करने के लिए तो अमेरिका को किसी देश की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर अरब सागर है, अरब सागर से होते हुए सीधा वो यहां पर अटैक कर सकता है, ठीक है। और सऊदी अरब तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, अमेरिका का। तो ईरान की दुश्मनी सऊदी अरब से बहुत ही खतरनाक वाली दुश्मनी है, ठीक है। सऊदी अरब से तो दुश्मनी है, दूसरी तरफ इसकी दुश्मनी ऊपर जो इजराइल आपको दिखाई दे रहा होगा इसके साथ है, और तीसरी दुश्मनी इसकी है अमेरिका के साथ। और तीनों ही देश जो इसके दुश्मन है, इसके बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजिक, एक तरह से बहुत ही खतरनाक है। और इस वजह से ईरान ने अपनी आर्मी को बहुत ही वेल ट्रेन किया है। और ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसी ऐसी मिसाइल हैं जो बिल्कुल कयामत ढा सकती हैं इन देशों में। इसकी मिसाइल इस कदर है कि रशिया जो है ना, वो अपनी मिसाइलों का यूज़ वहाँ पर नहीं कर रहा, ईरान से मिसाइलें मंगा करके उसको यूक्रेन में ब्लास्ट करा रहा है, ईरान से सुसाइड ड्रोन मंगा रहा है और वहाँ पर ब्लास्ट करा रहा है। तो अगर वॉर होती है ना, तो ईरान को ज़्यादा देर नहीं लगेगी पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करने में। हालांकि ईरान ऐसा नहीं करेगा, काबुल इत्यादि जगहों पर अगर वो आता है, अगर उसकी सेनाएं पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करने का प्रयास करती हैं, तो हो सकता है कि उसके भी बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर मारे जाएं। लेकिन बॉर्डर एरियाज के अधिकांश हिल स्टेशन को कब्जे में ले सकता है। और यह संभावना बताई जा रही है कि ईरान, अफगानिस्तान ने जो डैम बना रखे हैं ना इन नदियों पर, ईरान एक एक करके मिसाइल अटैक करके इन डैम्स को तोड़ सकता है और इनका नदियों का प्रभाव वहां पर से अपनी ओर यहाँ पर कर सकता है। और खुद ये जो चिंता है ये वहीं के अफगानिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने जताई है, इनका नाम हाबिब खान है, बहुत ही बढ़िया जर्नलिस्ट है। इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग द बॉर्डर क्लैश बिटवीन द तालिबान एंड ईरान, सम pro-regime Iranian Twitter accounts call on the Iranian authorities to take a large action and destroy Afghanistan's Kamal Khan Dam with missiles। तो वहाँ पर लगातार मांग उठ रही है ईरान में, और ईरान में इतना गुस्सा फूट पड़ा है तालिबान के प्रति कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर सख्त कार्रवाई करो। जो कमाल खान डैम जो अफगानिस्तान ने आपके बिल्कुल सीमा पर बना रखा है, इसको मिसाइल से तुम डिस्ट्रॉय कर दो। और आने वाले समय में अगर अफगानिस्तान इसी तरह के कृत्य करता रहा है, अपने यहाँ पर पानी को स्टोर करके अपने देश की आबादी में बांटता रहा और ईरान के हितों की अनदेखी करता रहा, तो संभव है कि ईरान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा नहीं भी होगा तो एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। और संभव है कि ईरान की मिसाइलें अफगानिस्तान में कहर बरपा दे। जिस तरह का कहर शायद अमेरिका ने भी नहीं बरसाया होगा, वैसा कहर ईरान बरसा दे और बहुत बड़ी तादाद में जो इनके डैम्स हैं इनको मिसाइलों से तोड़ दे। तो ऑब्वियस सी बात, अगर मिसाइलों से तोड़ देगा तो एक साथ बहुत बड़ी तादाद में पानी नीचे बहेगा, जिससे जो आपका अफगानिस्तान का अधिकांश इलाका ये हो सकता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए, ठीक है।
तो ये सारी स्थितियां बनी हैं। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों की सरकार आपस में पीस डिप्लोमेसी डायलॉग के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाएगी। क्योंकि देखो, तालिबान की सरकार ने ना, इससे पहले जो सरकारें थी, ऐसा नहीं थी कि उस समय यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, लेकिन उस समय इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। लेकिन जब से तालिबान वहाँ सत्ता में आया, वो बिल्कुल एग्रेसिवली यहाँ पर काम कर रहा है कि ये जो नदियाँ हैं इनका ओरिजिन हमारे यहाँ से होता है, इसलिए ये सारी नदियाँ हमारी हो गई। ठीक है, अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, दिमाग तो उनमें है नहीं, उनका सीधा सा एक मतलब है कि जहाँ से नदी निकली वो नदी उस देश की। तो अफगानिस्तान में अगर हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियों से हेलमंद नदी निकल रही है, तो इसका मतलब हेलमंद नदी के पानी पर पूरा अधिकार अफगानिस्तान का हो गया। तो इस तरह की सोच इन देशों की है, तालिबान की है, और वो साफ कह रहा है कि बेटा मैं इतने सारे डैम यहां पर बना दूंगा, एक बूंद भी पानी तेरे यहां नहीं आने दूंगा। और जो कमाल खान डैम इसका बनाया है वो इतना गजब का डैम है कि वहां से ये जो अफगानिस्तान है पूरा का पूरा पानी अपने यहाँ स्टोर कर सकता है, और एक बूंद पानी तक की जो है ईरान पर न जाए। और अगर पानी के लिए संग्राम होता है तो पूरी दुनिया में आपको बताया जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो पानी के लिए होगा। और हो सकता है कि ईरान और अफगानिस्तान पहले ऐसे देश बन जाएं जिनके बीच पर युद्ध पानी के लिए हुआ। आमतौर पर आज तक का युद्ध अन्य कारणों को लेकर के हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन्स को लेकर हुआ, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन्स को लेकर हुआ। पहला युद्ध ऐसा हो सकता है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो पानी के लिए हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।